नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास वित्त विधेयक 2026 पर आधारित एक बहुत ही डिटेल्ड एफएक्यू दस्तावेज है। हमारा मिशन है इस भारी भरकम दस्तावेज को चीरकर इसके अंदर छिपे उन बदलावों को समझना जो सीधे सीधे हम सबकी जेब पर असर डालेंगे। बिल्कुल, हम इसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब आम आदमी के टैक्स से लेकर कंपनियों के बड़े नियमों तक, और यहाँ तक कि विदेश में रखी संपत्ति के बारे में भी बात करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या बदला है, बल्कि ये समझना है कि इन बदलावों के पीछे सरकार की सोच क्या है। सही बात है। और यहाँ एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं जिसने शायद सबका ध्यान खींचा है। वो ये कि नई टैक्स व्यवस्था में कुछ शर्तों के साथ 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है। चलिए इसी गुत्थी को सबसे पहले सुलझाते हैं। तो सबसे पहले उसी बदलाव की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी पर असर डालेगा। ये नई टैक्स व्यवस्था और ये 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स वाली बात। ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई गणित है? हाँ, जादू तो नहीं, पर हाँ बहुत ही स्मार्ट गणित है। इसमें देखिए, दो चीजों को बड़े चालाकी तरीके से मिलाया गया है, रिबेट और मार्जिनल रिलीफ। देखिए, नई व्यवस्था के हिसाब से 4 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स है नहीं। उसके बाद 4 लाख से 8 लाख की आमदनी पर 5% टैक्स लगता है, और फिर 8 लाख से 12 लाख पर 10%। ठीक है, तो अगर हम इसका हिसाब लगाएं, 4 लाख पर 5% मतलब 20,000 और अगले 4 लाख पर 10% मतलब 40,000, तो कुल टैक्स 60,000 रुपए बना। फिर ये जीरो कैसे हुआ? यहीं पर रिबेट का कमाल आता है। सरकार कहती है कि अगर आपकी आय 12 लाख रुपए तक है तो आपका जो भी टैक्स बनता है, इस केस में 60,000 रुपए, वो हम आपको छूट के तौर पर वापस दे देंगे। तो कागज पर टैक्स बना, लेकिन सरकार ने उसे माफ कर दिया। नतीजा, आपकी जेब से कुछ नहीं गया, यानी प्रभावी टैक्स जीरो। अच्छा, यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आता है, अगर किसी की आय 12 लाख से बस थोड़ी सी ज्यादा हो गई, मान लीजिए 12,10,000 रुपए, क्या उसे अचानक से पूरा 60-70 हजार का टैक्स भरना पड़ेगा? क्योंकि तब तो उसकी टेक होम सैलरी बढ़ने के बजाय घट जाएगी। बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहीं पर सरकार ने मार्जिनल रिलीफ नाम का एक सेफ्टी नेट लगाया है। सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो कहता है, आपकी आय 12 लाख से जितनी ज्यादा है, हम आपसे बस उतना ही अतिरिक्त टैक्स लेंगे। तो अगर आपकी आय 12,10,000 है, जो कि 12 लाख से 10,000 ज्यादा है, तो आपको टैक्स भी सिर्फ 10,000 रुपए ही देना होगा। ऐसा नहीं होगा कि 10,000 ज्यादा कमाने के चक्कर में आपको 60,000 का टैक्स लग जाए। ये एक बहुत बड़ा डर खत्म करता है। और वेतनभोगी यानी सैलरीड क्लास के लिए भी इसमें कुछ खास है ना? हाँ, मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में पढ़ा था। हाँ, उनके लिए एक और अच्छी खबर है। उन्हें 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी की सैलरी 12,75,000 भी है, तो पहले उसमें से 75,000 रुपए कम हो जाएंगे और टैक्सेबल इनकम 12 लाख पर आ जाएगी। और जैसा हमने अभी समझा, 12 लाख पर प्रभावी टैक्स जीरो है। तो सैलरीड लोगों के लिए ये लिमिट असल में 13.25 लाख की हो जाती है। तो एक तरह तो सरकार आम आदमी को टैक्स में बड़ी राहत दे रही है। लेकिन जिंदगी में और भी चीजें होती हैं। दस्तावेज में मैंने मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर मिलने वाले ब्याज का जिक्र देखा। उसमें क्या बदलाव है? ये एक बहुत ही संवेदनशील और मानवीय बदलाव है। सोचिए, किसी के साथ कोई हादसा होता है, उसे मुआवजा मिलता है, लेकिन केस सालों तक चलता है। उस मुआवजे पर जो ब्याज इकट्ठा होता है, उस पर भी टैक्स देना पड़ता था। अब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मिलने वाले मुआवजे पर जो भी ब्याज मिलेगा, उसे टैक्स से पूरी तरह छूट दे दी गई है। क्या ये छूट सभी के लिए है या इसमें कोई शर्त है? ये छूट केवल उस व्यक्ति और उसके परिवार यानी कानूनी वारिसों के लिए है जिन्हें वो मुआवजा मिला है। ये किसी कंपनी या फर्म पर लागू नहीं होती। और एक और बड़ी राहत की बात यह है कि अब इस ब्याज पर कोई टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी नहीं कटेगा। जो पैसा पीड़ित को मिलना है, वो पूरा का पूरा उसके हाथ में आएगा। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। और इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने में भी कुछ आसानी की गई है, क्योंकि वो डेडलाइन का तनाव तो हर साल ही रहता है। हाँ, 2 मुख्य बदलाव है जो करदाताओं को ज्यादा सांस लेने का मौका देंगे। पहला है रिवाइज्ड रिटर्न को लेकर। अगर आपसे अपने ओरिजिनल रिटर्न में कोई गलती हो गई, तो उसे सुधारने के लिए अब ज्यादा समय मिलेगा। पहले ये समय टैक्स साल खत्म होने के 9 महीने बाद तक का था, जिसे अब बढ़ाकर 12 महीने यानी पूरा 1 साल कर दिया गया है। ज्यादा समय। लेकिन क्या इसमें कोई शर्त भी है, कोई लेट फीस जैसा कुछ? एक छोटी सी शर्त है जो सिस्टम को अनुशासित भी रखती है।
अगर आप पहले 9 महीनों में रिटर्न सुधारते हैं तो कोई फीस नहीं है, लेकिन अगर आप 9 महीने के बाद और 12 महीने के अंदर इसे फाइल करते हैं तो एक छोटी सी फीस लगेगी। 5 लाख से कम आय वालों के लिए 1,000 और उससे ज्यादा वालों के लिए 5,000। तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जिसकी एक छोटी सी कीमत है। और दूसरा बदलाव फाइलिंग की तारीख से जुड़ा है, खासकर छोटे व्यापारियों और ट्रस्टों के लिए जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता। उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। ये 1 महीने का अतिरिक्त समय उन्हें अपनी तैयारी ठीक से करने में बहुत मदद करेगा। हालांकि सैलरीड लोगों के लिए ये तारीख 31 जुलाई ही रहेगी, क्योंकि उनका हिसाब किताब ज्यादा सीधा होता है। तो कुल मिलाकर आम करदाता के लिए प्रक्रिया को आसान और ज्यादा राहत भरा बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई नियमों का पालन न कर पाए तो क्या होगा? क्या वहां भी सरकार का रवैया मर्मा है? चलिए अब दंड और मुकदमेबाजी से जुड़े बदलावों को समझते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ नियमों का बदलाव नहीं बल्कि एक सोच का बदलाव है। सरकार की कोशिश है कि टैक्स सिस्टम को डरावना बनाने के बजाय तर्कसंगत बनाया जाए। इसी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है असेसमेंट और पेनल्टी के आदेशों को मिला देना। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब हुआ? इसे सरल भाषा में समझाइए। पहले क्या होता था, टैक्स अधिकारी पहले आपकी आय का असेसमेंट करता था और एक आदेश निकालता था। फिर अगर उसे लगता कि पेनल्टी लगानी है तो वो एक अलग से नोटिस भेजता था और एक दूसरा आदेश निकालता था। करदाता को इन दोनों आदेशों के खिलाफ अलग अलग अपील करनी पड़ती थी, मतलब 2-2 केस लड़ने पड़ते थे। अब 1 अप्रैल 2027 से अगर पेनल्टी लगनी है तो असेसमेंट और पेनल्टी दोनों का एक ही कॉमन ऑर्डर आएगा। इससे प्रक्रिया आधी हो गई और अपील का एक ही दौर होगा। समय, पैसा और तनाव तीनों की बचत। ये तो बहुत बड़ी राहत है। और मैंने सुना है कि कुछ मामलों में पेनाल्टी शब्द को हटाकर फीस कर दिया गया है। क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है या इसका कोई गहरा मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। पेनल्टी शब्द में एक तरह का मतलब आपराधिक भाव है। यह तब लगती है जब आपने जानबूझकर कोई गड़बड़ी की हो, जबकि फीस एक प्रक्रियात्मक देरी के लिए लगती है। जैसे अगर कोई अपने अकाउंट समय पर ऑडिट नहीं कराता या कोई जरूरी स्टेटमेंट देर से जमा करता है, तो अब उस पर एक तय फीस लगेगी जो अपने आप लग जाएगी। इसका फायदा ये है कि अब उचित कारण या रीजनेबल कॉज जैसी दलीलों की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, जहां बहुत ज्यादा विवाद होता था। अब नियम साफ है, देर हुई तो फीस लगेगी, बात खत्म। यह सिस्टम में पारदर्शिता लाता है। और मुकदमेबाजी यानी कोर्ट कचहरी के चक्रों के बारे में क्या वहां भी कुछ नरमी बरती गई है? ऐसा लगता है कि सरकार टैक्स टेररिज्म की धारणा को खत्म करना चाहती है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। इसे आंशिक रूप से अपराध मुक्त यानी डीक्रिमिनलाइज करने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। ज्यादातर टैक्स अपराधों के लिए अधिकतम सजा 7 साल से घटाकर 2 साल कर दी गई है और सख्त कारावास मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट को साधारण कारावास में बदल दिया गया है। मतलब अब छोटी मोटी टैक्स चोरी पर जेल जाने का खतरा कम हो गया है। काफी हद तक। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब टैक्स की रकम के आधार पर सजा तय होगी। अगर टैक्स चोरी की रकम 10 लाख से कम है तो सिर्फ जुर्माना लगेगा, जेल नहीं होगी। 10 लाख से 50 लाख तक की चोरी पर अधिकतम 1 साल की सजा हो सकती है और केवल 50 लाख से ज्यादा की बड़ी चोरी पर ही 2 साल तक की अधिकतम सजा का प्रावधान है। इसका बड़ा मतलब यह है कि सरकार अब छोटी या अनजाने में हुई गलतियों को अपराध की तरह नहीं देख रही। क्या कोई ऐसा भी मामला है जहां आपराधिक मामला पूरी तरह से खत्म ही कर दिया गया हो? हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए किसी को ऑनलाइन गेम में या लॉटरी में इनाम के तौर पर एक कार मिली जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। अब नियम के हिसाब से उसे इस पर टीडीएस जमा करना था, लेकिन उसके पास कैश तो है नहीं, सिर्फ कार है। ऐसे में अगर वो टीडीएस नहीं चुका पाता था तो उस पर आपराधिक मुकदमा चल सकता था। अब इस अपराध को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। सरकार कह रही है कि हम टैक्स वसूलेंगे लेकिन आपको अपराधी नहीं बनाएंगे। अच्छा, ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब उस दुनिया में चलते हैं जहां लोगों की संपत्ति या आय विदेश में है। उनके लिए खास स्कीम की घोषणा हुई है। ये फास्ट डीएस स्कीम क्या है? इसका पूरा नाम है फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026। ये उन लोगों के लिए एक बार का मौका है जो कभी भारत के निवासी रहे हैं और उन्होंने अपनी किसी विदेशी संपत्ति या आय का खुलासा नहीं किया है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है,
लेकिन ये किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? सोचिए, कोई छात्र विदेश में पढ़ने गया था और अपना एक बैंक अकाउंट बंद करना भूल गया जिसमें कुछ $100 पड़े हैं, या कोई आईटी प्रोफेशनल विदेश में काम कर रहा था और उसे कंपनी के कुछ शेयर मतलब ईसॉप्स मिले थे जो उसने रिपोर्ट नहीं किए, या किसी ने विदेश में एक छोटी सी बीमा पॉलिसी ले रखी है। ये स्कीम ऐसे ही लोगों के लिए है जिनकी कोई बड़ी टैक्स चोरी की मंशा नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी भूल हो गई और अब वो ब्लैक मनी एक्ट के डर से जी रहे हैं। तो उन्हें करना क्या होगा? क्या टैक्स की दर बहुत ज्यादा है? मैंने सुना है 60% टैक्स लगेगा। ये तो बहुत ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग इतनी ऊंची दर देखकर इस स्कीम से दूरी रहे? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। 60% सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन इसे दूसरे नजरिए से देखिए। अगर ये संपत्ति ब्लैक मनी एक्ट के तहत पकड़ी जाती तो उस पर 120% का टैक्स और पेनल्टी लगती, साथ में 10 साल तक की जेल भी हो सकती थी। उसकी तुलना में 60% टैक्स देकर मामले को हमेशा के लिए खत्म कर देना और चैन की नींद सोना कई लोगों के लिए एक बेहतर सौदा हो सकता है। और इसमें एक और श्रेणी भी है जो बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए आपने अपनी भारत की घोषित आय से विदेश में कोई घर खरीदा, लेकिन उसे आईटीआर में रिपोर्ट करना भूल गए। अगर ऐसे घर की कीमत 5 करोड़ तक है तो आप सिर्फ 1 लाख की एक फ्लैट फीस देकर उसे नियमित करा सकते हैं। यहाँ 60% टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि पैसा आपका सफेद था, सिर्फ रिपोर्टिंग में गलती हुई थी। तो इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा है मन की शांति। ब्लैक मनी एक्ट के तहत लगने वाले भारी भरकम टैक्स, पेनल्टी और कोर्ट कचहरी से पूरी तरह छुटकारा। एग्जैक्टली। ठीक है, ये तो हुई आम लोगों और छोटे करदाताओं की बात। अब उस दुनिया में चलते हैं जहां बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, कॉर्पोरेट जगत। उनके लिए इस बजट में क्या खास है? मैंने सुना है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी मैट को लेकर कुछ बड़ा फेरबदल हुआ है। हाँ, और ये कॉर्पोरेट टैक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा, एक तरह से युगांतरकारी बदलाव है। मैट एक तरह का सेफ्टी नेट टैक्स था जो ये पक्का करता था कि जो कंपनियां बहुत सारी छूटों का फायदा उठाकर अपनी टैक्स देनदारी जीरो कर लेती हैं, वे भी कम से कम एक न्यूनतम टैक्स सरकार को दें। इसमें 2 बड़े सुधार हुए हैं। पहला, मैट की दर 15% से घटाकर 14% कर दी गई है। और दूसरा, जो कि ज्यादा बड़ा बदलाव लगता है, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब 14% पर चुकाया गया एमएटी एक फाइनल टैक्स होगा। भविष्य के लिए कोई नया एमईटी क्रेडिट जमा नहीं होगा। ये इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का टैक्स प्रीपेड बैलेंस था। अगर आपने इस साल अपनी नॉर्मल टैक्स देनदारी से ज्यादा एमएटी दिया तो वो अतिरिक्त पैसा आपके अकाउंट में एमएटी क्रेडिट के रूप में जमा हो जाता था और आप उसे अगले 15 सालों में इस्तेमाल कर सकते थे। अब सरकार कह रही है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद कोई नया बैलेंस जमा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जिन कंपनियों ने सालों से बड़ा एमईटी क्रेडिट जमा कर रखा था, उनके लिए एक बड़ा झटका है। क्या इससे उनकी भविष्य की कैश फ्लो प्लानिंग पर असर पड़ेगा? उनका तो सारा हिसाब किताब बिगड़ गया होगा। बिल्कुल, ये उन कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है जिनके पास करोड़ों का मैट क्रेडिट जमा है। हालांकि सरकार ने उन्हें एक रास्ता दिया है। जिन घरेलू कंपनियों के पास 31 मार्च 2026 तक मैट क्रेडिट जमा है, वे इसका उपयोग कर पाएंगी, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें पुरानी टैक्स व्यवस्था से नई कम दर वाली व्यवस्था में शिफ्ट होना पड़ेगा। और तब भी वे हर साल अपनी कुल टैक्स देनदारी का सिर्फ 25% ही इस क्रेडिट से चुका पाएंगी। तो जो क्रेडिट वो शायद 2-3 साल में इस्तेमाल कर लेते, अब उसे इस्तेमाल करने में 8-10 साल लग सकते हैं। ये सरकार की तरफ से एक साफ संकेत है कि हम पुरानी जटिल क्रेडिट वाली व्यवस्था को खत्म करके एक सरल कम टैक्स दर वाली व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो आज हमने देखा कि 2026 का वित्त विधेयक व्यक्तिगत करदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, खासकर नई टैक्स व्यवस्था के जरिए। वहीं व्यवसायों के लिए मैट जैसे नियमों में मौलिक बदलाव किए गए हैं और इन सब के पीछे एक सोच दिखती है, दंड और मुकदमेबाजी को सरल और कम कठोर बनाना। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतिगत दिशा अनुपालन को आसान बनाने, विवादों को कम करने और सिस्टम में विश्वास पैदा करने की ओर है। दस्तावेज में जन विश्वास की भावना का जिक्र भी है और ये सभी बदलाव उसी दिशा में एक ठोस प्रयास लगते हैं। चाहे वो मार्जिनल रिलीफ के जरिए छोटे करदाता का डर दूर करना हो या पेनल्टी को फीस में बदलकर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना हो, हर जगह कोशिश यही है कि सिस्टम को ज्यादा मानवीय और तर्कसंगत बनाया जाए। ये सभी बदलाव टैक्स प्रणाली को दंडात्मक से प्रोत्साहित करने की ओर ले जाते दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। हमने देखा कि सरकार नियम बदलकर भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है।
पर भरोसा तो दो तरफा होता है। सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ नियमों को सरल बनाने के अलावा एक टैक्स सिस्टम और सरकार को ऐसा और क्या करना चाहिए जिससे नागरिक पूरे दिल से उस पर भरोसा कर सकें। इस पर विचार कीजिएगा।